हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें अपन ने टोटल 3 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट पढ़ ली है। प्रश्नावली 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी प्रश्नावलियों का रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद अपनी प्रश्नावली आती है प्रश्नावली 4, द्विघात समीकरण। देखो दोस्तों, द्विघात समीकरण होता क्या है, उससे पहले अपन ने प्रश्नावली 2 पढ़ी थी, बहुपद। बहुपद वहाँ पर अपन ने दो घात वाला बहुपद देखा था, जिसका जो मानक रूप था, जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार का एक बहुपद पड़ा था, जिसकी चर राशि की अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी। तो वहाँ पर ये बहुपद जो है, अगर इस बहुपद को मैं 0 के बराबर कर दूं, देखिए दोस्तों, ये था आपके वहाँ पर बहुपद, जिसके चर राशि की अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी। तो वो द्विघाती बहुपद कहलाता था, द्विघाती बहुपद कहलाता था। लेकिन अगर इस बहुपद को मैं 0 के बराबर कर दूं, किसके बराबर? 0 के बराबर अगर कर दूं, तो ये बन जाता है आपकी द्विघात समीकरण। मतलब कि जैसे ही 3x² प्लस 2x प्लस 3 था, उसको मैंने क्या किया? 0 के बराबर कर दिया। क्या किया? 0 के बराबर। तो ये आपके बन जाएगी द्विघात समीकरण। यानी कि द्विघात समीकरण में चर राशि जो होती है, उसकी जो घात होती है, वो अधिकतम कितनी होती है? 2 होती है। और बराबर में क्या होगा? इधर 0 होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलेंगे अपन? द्विघाती समीकरण बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखना, इसका जो मानक रूप होता है, देखिए दोस्तों, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है आपके ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0। ये आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जहाँ a इज नॉट इक्वल 0, यानी कि a का मान कभी भी आपके 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a का मान यहाँ पर अगर 0 हो जाए, तो फिर ये 0 गुणा x² प्लस bx प्लस c होगा। यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, दो घात, तो यहाँ पर तो सिंगल घात बच जाएगी, जो कि एक रैखिक बहुपद होता है। यानी कि द्विघात समीकरण नहीं बनेगी यहाँ पर। तो डी स्टूडेंट्स, अपना जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, वो होता है आपके x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि आपको कोई भी समीकरण दे दी जाए इक्वल में, यानी कि बराबर में, इधर x+1 और x² और इधर दे दिया x+1 गुणा x+2, इस प्रकार आपको कोई समीकरण दे दी। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है कि ये जो समीकरण दी आपको, ये जो समीकरण दी, इस समीकरण को पहले तो क्या किया जाएगा? सोल्व किया जाएगा। पूरी समीकरण को सोल्व किया जाएगा। सोल्व करने के बाद यदि चर राशि की घात अगर 2 हो, कितनी हो? 2 घात, यानी कि घात क्या हो? 2 हो, तो वो आपकी क्या होंगी? द्विघात समीकरण होंगी। अन्यथा यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या? x²। लेकिन अगर इसको पूरी को सोल्व करने के बाद अगर 2 घात नहीं आए, क्या नहीं आए? 2 घात चर राशि, तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। यहाँ तो अपन को इजीली दिख रहा है कि ये 2 घात समीकरण है, लेकिन सोल्व करने के बाद, हल करने के बाद अगर 2 घात नहीं आती, तो वो समीकरण आपके द्विघात समीकरण नहीं होंगी। इसको अपन डिटेल से क्वेश्चन में समझेंगे, द्विघात समीकरण होती है या नहीं होती है। साथ ही कुछ समस्याएं होती है जो कि हिंदी में देकर अपन से उनको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि द्विघात समीकरण बनाया जाता है। तो अपन प्रश्नावली लेते हैं अपनी, प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके, इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए दोस्तों, इसमें बताना है, ये आपको समीकरण दे रखी है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया पहला, इसमें ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहां पर देखो, x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 2x-3। मतलब इसको द्विघात, ये मैंने कंडीशन क्या बताई कि चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे अपन? सोल्व करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे कि ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? यहाँ पर ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अपन क्या जानते हैं, क्योंकि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपके। तो यहाँ पर ए की जगह तो आपके x है और b की जगह क्या है, 1 है। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह x और b की जगह कितना है 1, प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर बराबर, ये दो जो है यहाँ से गुणा होगा और इधर भी गुणा हो जाएगा, तो 2x और माइनस के 6 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया ये, और प्लस का 1 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, इधर की तरफ ले आओ आप, तो उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये जब इधर आएंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। ये प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x बनेगा, और माइनस का 6 है तो इधर आके प्लस का 6 बनेगा, बराबर क्या हो गया इधर 0। देखिए 2x प्लस का और माइनस का क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सेम है, और 6 एक कितना हो गया 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि जांच करने की क्या द्विघात समीकरण है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, द्विघात समीकरण होने के लिए चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ चर राशि की घात 2 है, अतः दी गई समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें आपको ऐसे ही सोल्व करते हुए आपको लास्ट में जो समीकरण बचेगी उस समीकरण में देखा जाएगा कि अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 आ रही है तो आपके द्विघात समीकरण हो जाएगी। लेकिन 2 घात के अलावा 3 आ जाए, 4 घात आ जाए, 5 घात आ जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं होंगे आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर है इधर x माइनस 1 और x प्लस के 3। अब इसमें बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। अब देखो ऐसे तो कहीं पर भी अपन को नज़र नहीं आ रहा है कि ये 2 घात बन रही कि नहीं बन रही, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो इसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले तो आपको x का गुणा किससे करना है, इनसे करना है और इससे करना है, यानी कि x का गुणा आपको 2 जगह करना पड़ेगा कि x का गुणा तो पहले तो आपको x से करना है और x का गुणा 1 से करना है। तो देखिए x का गुणा x से होगा तो एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 है तो x से गुणा होगा तो प्लस का x बनेगा। अब क्या करना है, ये माइनस का 2 का गुणा यहाँ पर भी होगा तो माइनस का 2x, और माइनस 2 का गुणा 1 से भी होगा तो माइनस के 2 बनेंगे बराबर। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर भी गुणा करना है, तो x का गुणा 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर, और x का गुणा 3 से होगा तो प्लस का 3 और x, और माइनस 1 का गुणा भी करना है किससे, इन दोनों से करना है यहाँ पर, तो माइनस 1x बनेगा और माइनस का 3 बन जाएगा। देखिए इसमें अगर ये बराबर में है और चिन्ह समान है और घातें या संख्याएं बराबर हैं तो डायरेक्ट वो कट जाती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि जब इसको भी इधर लाओगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए एक एक्स प्लस का है और एक एक्स माइनस का, यानी कि माइनस का 2 है यहाँ पर, तो एक एक्स में से 2 एक्स घटेंगे तो माइनस का एक्स आएगा और माइनस का कितना 2। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, 3x में से 1x घटाऊंगा तो क्या बनेगा आपकी 2x। ये 2x क्या करो आप इधर की तरफ ले आओ तो किसका बनेगा, माइनस का 2x बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इधर की तरफ क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा, और माइनस का 3 जो है इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा बराबर। इधर क्या बचा, 0 बच गया। अब देखिए माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 3x और 3 प्लस के और 2 माइनस के, तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए फाइनली इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये समीकरण प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर देखिए चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो
अगर चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो ये तो रैखिक समीकरण बन गई। यहाँ पर द्विघात समीकरण होने के लिए चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आ गई आपके पास 1, यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होंगी। क्योंकि क्यों नहीं होंगी? क्योंकि चर राशि की घात कितनी है? 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होंगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 4.1 जो है आपको इसी प्रकार सोल्व करना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाना, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाना है आपको। इस प्रकार आपको क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो समीकरण आपको प्राप्त होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप इजीली आराम से इस प्रकार सोल्व करते हुए आप इसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, 7वें नंबर का x प्लस 2 का होल क्यूब है यहाँ पर। तो आप क्या करना, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या करना है? a की जगह तो क्या मानना? x, और b की जगह क्या मानना? 2। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आपके a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये होता है आपके a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है अपने क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों के चारों ही इबारत टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि हिंदी में जो क्वेश्चन है वो दिए गए और इनको क्या करना है? अपन को द्विघात समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? द्विघात समीकरण। जैसे कि अपन ने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक वैसे यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके, देखो ध्यान देना, यहाँ पर सोल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है? द्विघात समीकरण बनानी है। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बनाना है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयताकार भूखंड जो होता है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो अपन को लंबाई और चौड़ाई तो पता होनी चाहिए। तो देखिए क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। कितने अधिक है? 1 अधिक। तो इसमें क्या करेंगे अपन? माना जो भूखंड है, भूखंड की चौड़ाई मानेंगे। चौड़ाई क्या है? x मीटर मान ली। क्या मान ली? चौड़ाई x मीटर मान ली। तो लंबाई क्या बनेगी? देखिए लंबाई क्या बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई जो बनेगी वो क्या बनेगी? चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई कितनी है? x। तो ये चौड़ाई जो है इसके दुगने से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अपन ने भूखंड की चौड़ाई तो क्या मान ली? x मीटर मान ली। अब इसमें बताया गया है कि क्षेत्र की लंबाई, जो ये लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के 2 गुने से भी कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, यानी कि प्लस हो जाएगा 1। तो ये बन गई आपके मीटर में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों ही आपके पास आ चुकी है। अब भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यानी कि क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? कितना दिया है? 528 बराबर लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितनी है? x मीटर। ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? अब गुणा होंगे। इस 528 को मैं इधर की तरफ भी लिख सकता हूँ और इनको इधर की तरफ लिख लेता हूँ। चलिए 2x प्लस 1 गुणा x बराबर 528, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये जो x है, इस x का गुणा 2x से भी होगा, इस x का गुणा 1 से भी होगा। तो x का गुणा मैं 2x से करूँगा तो 2x स्क्वायर बनेगा, प्लस का 1 का गुणा x से करूँगा तो क्या बनेगा? 1x बनेगा। और इस 528 को क्या करता हूँ? इधर की तरफ ले आता हूँ बराबर के, तो प्लस का 528 माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 528 बराबर उधर क्या बचेगा? 0। तो ये आपके क्या बन गई? 1।
द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार ये समीकरण बन गया आपके 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर एक पूर्णांक जो है 2 मान लिया तो अगला क्या बनेगा, 3 बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा, 4, यानी कि ये धनात्मक प्लस वाले हैं सारे के सारे पूर्णांक। तो प्लस वाले पूर्णांक कैसे होते हैं, 1 2 3 इस प्रकार चलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, क्रम वाला, तो 2 के बाद कौन कौन आएगा, 3, मैंने लिख दिया जैसे कि 7, तो 7 के बाद वाला क्रमागत कौन आएगा, 8, क्योंकि 7 के बाद कितना आता है, 8। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर ये है तो दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो यही इसमें बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणा, जैसे कि 7 गुणा 8, इनका गुणा कितना दे रखा है, 306। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, दूसरे का दूसरा, इसमें 2 क्रमागत है, तो अपन क्या करेंगे, माना पहला क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक क्या माना, x मान लिया, तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा, देखो x प्लस 1 बनेगा। क्यों बनेगा, देखो यहां पर ध्यान देना, इधर पहला 7 था तो दूसरा क्या आएगा, क्रमागत 8 आएगा। अब कैसे आया कि ये जब 7 है तो 7 प्लस 1 किया, क्या किया, 7 प्लस 1, तो क्रमागत वाला अगला आया, यानी कितना आया, 8 आया। तो ठीक वैसे यहाँ पर अगर x था तो इसमें क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तब दूसरा आया यहाँ पर, यहाँ से दूसरा आ चुका है। तो 2 क्रमागत पूर्णांक आ गए आपके पास। अब इसमें क्या बोला गया है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। जैसे यहाँ पर गुणा है, ठीक वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणा x गुणा x प्लस 1 बराबर कितना है, दोनों का गुणा 306 है। अब क्या करना है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करना है। तो x² प्लस 1 का गुणा x से होगा तो x बनेगा, और 306 को क्या करता हूँ मैं, इधर की तरफ ले आता हूँ, तो माइनस का 306 बन जाएगा, बराबर क्या बचा, 0। तो इस प्रकार ये आपके द्विघात समीकरण बन गई, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इसके बाद आपके आता है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है अपन को, द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो उनकी आयु जो है वर्षों में, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात 360 उनका गुणनफल हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कुल मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पर भी द्विघात समीकरण बनानी है। अब देखिए इसमें क्या करना है अपन को, रोहन की माँ उससे कितनी ज़्यादा है, 26 वर्ष ज़्यादा है। तो देखिए इसकी रोहन की मान लो वर्तमान आयु अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, कितने हैं, x वर्ष। अपन ने क्या मान ली, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या बनेगी, माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु जो है कितने बन जाएगी, x प्लस 26 बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये क्या है, इससे 26 वर्ष ज़्यादा है, बड़ी है। अब देखो आगे क्या बोला गया है कि उनकी आयु जो वर्षों में है, उनका गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखो 3 वर्ष पश्चात अगर बात की जाए तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु जो है कितनी बनेगी, x प्लस 3 बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात करें तो 3 ज़्यादा जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। और इसकी माँ की जो आयु बनेगी वो कितनी बनेगी, x प्लस 26 थी, इसमें कितना हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया ये x प्लस 29। अब क्या बोला गया है कि 3 वर्ष बाद जो आयु बनी उन आयु का गुणनफल जो है कितना है, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल यानी कि x प्लस 3 वर्ष बाद इन माँ बेटों की आयु का जो गुणनफल है x प्लस 29, ये कितना है आपके 360 है। कितना है, 360। भाई इनकी आयु 3 वर्ष बाद तो रोहन की ये हो गई और माँ की ये हो गई,
इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो कितना है, 360 है। अब देखिए, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो एक्स स्क्वायर बनेगा। अब प्लस से 29x बनेंगे। ठीक वैसे ही 3 का गुणा यहाँ पर भी होगा और 3 का गुणा इससे भी होगा, तो प्लस के 3x, 3 का गुणा 29 से करेंगे तो 9 × 27, 27 के साथ हासिल के 2, 3 2 6, 6 2 कितने हो जाएंगे, 8, बराबर इधर कितना है, 360 है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 32x बनेगा। अब 360 को क्या करो, इधर की तरफ ले आओ, तो प्लस के 87 माइनस 360 बराबर क्या बनेगा, इधर 0। अब देखो 87 जो है छोटा है और 360 क्या है, बड़ा है, तो 87 में से 360 माइनस करेंगे तो चिन्ह का आएगा, माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा, घटा के देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 32x बचेंगे आपके 273, कितने बचेंगे, 273 बचेंगे, बराबर इधर कितना, 0। इस प्रकार ये यहाँ पर क्या बन गया, आपके द्विघात समीकरण बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो दोस्तों इस प्रकार पहला और दूसरे अधिकतर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये आपको करने हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन बताए, उसके बाद जितने क्वेश्चन बचे आप आराम से इजीली उनको द्विघात समीकरण में बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक वैसे दूसरे क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए आपको, चौथा क्वेश्चन आप आराम से इजीली इसको कर सकते हो। अब इसके बाद आपकी इस 4.1 से पहले की जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों पर आइए आप। उदाहरण नंबर 1 है, निम्न स्थितियों की गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि द्विघात समीकरण बनानी है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो दोस्तों इसको भी गणितीय रूप में यानी कि द्विघात समीकरण बनानी है। जैसे अपन ने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक वैसे ही इसको भी आपको हल करना है। जैसे कि 45 कंचे थे, तो माना कि जॉन के पास, जॉन जो है उसके पास आप क्या मान लेना, x मान लेना, तो दूसरे के पास क्या बचेगा, यानी कि जीवंती, जीवंती के पास क्या बचेगा, 45 माइनस x बचेगा। क्यों बचेगा, जैसे कि टोटल 45 कंचे हैं, 45 कंचे में से अगर मेरे पास 10 हैं तो आपके पास कितने होंगे, 45 माइनस 10 ही तो बचेंगे, मतलब कि 45 में मैंने कि कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। भाई मेरे पास अगर 10 है तो आपके पास कितने बचे, 35 बचे। कैसे बचे, 45 में से 10 घटा दो। ठीक वैसे यहाँ पर 45 में से क्या घटा देंगे, x घटा देंगे। तो जॉन के पास जब कंचे x हैं तो जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x है। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों के पास 5-5 कंचे कम हो जाते हैं। तो क्या करना, आप 5-5 दोनों में से घटा देना, तो इसमें से 5 घटेगा और इसमें से भी 5 घटेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और ये 45 में से 5 इधर घटेगा तो 40 माइनस क्या बनेगा, x बन जाएगा। क्या बनेगा, 40 माइनस x। तो उनके कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। यानी कि अब क्या करना, इन दोनों का गुणनफल करना, तो x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना है, दोनों का गुणनफल 124 है। इस प्रकार इसको सोल्व करने के बाद एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करना है, ऐसे ही बनाते हुए द्विघात समीकरण बनानी है आपको। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि उदाहरण नंबर 2, जांच करना है इसमें भी द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे अपन ने 4.1 का पहला क्वेश्चन किया था, इसमें भी आपको क्या करना है, सोल्व करते हुए आप जब सोल्व करोगे लास्ट में अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 आ जाती है तो वो क्या होगी, आपके द्विघात समीकरण होंगी। जैसे कि मैं आपके पास एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए उदाहरण नंबर जो 2 दिया गया आपको, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है x क्यूब माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, a प्लस बी का होल क्यूब है यहाँ पर, तो चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है आपके a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो देखिए यहाँ पर a की जगह तो आपके x है और b की जगह क्या है, 2 है, तो a बराबर x और b बराबर कितना, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर a और b के वैल्यू रखेंगे इसमें। तो देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस 3a कितना है एक्स स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस 3a कितना है एक्स है और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है प्लस b क्यूब कितना है 2 का क्यूब बराबर इधर की तरफ कितना है एक्स क्यूब माइनस का 4। चलिए ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये इधर गुणा होगा तो 6x स्क्वायर बनेगा और देखिए यहाँ पर ये 2 दुए 4 4 ते कितने 12 और x प्लस का कितना 8 और 4 इधर आएगा तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा 0। 8 4 कितना होगी 12 तो 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस का 12 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर आगे इसको और सोल्व कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आपके द्विघात समीकरण बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखो 6 कॉमन आ रहा है सभी जगह, तो 6 कॉमन लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 छंग 12 एक्स प्लस 2 बार बराबर इधर कितना 0। ये 0 हो जाएगा इधर 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या हो गया आपके द्विघात समीकरण बन गई। तो इस प्रकार इनको सोल्व किया जाता है। अगर ये लास्ट में घात जो है अधिकतम 2 आती है तो ये आपकी क्या होगी द्विघात समीकरण हो जाएगी। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट ऐसे लग रहा था कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 3 आ रही है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको सोल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों ये अपनी 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली अपन ने। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।